नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर है, कोरोना के बाद पटना के थाना में डेंगू ने पसारा पांव, 1 दर्जन पुलिसकर्मी बीमार, महकमे में मचा हड़कंप। पटना के थाना में डेंगू ने पांव पसार दिया है। कई थानों के 1 दर्जन से अधिक जवान और अधिकारी इसके चपेट में हैं। दीघा थाना मनोज सिंह और 3 अन्य जवान व अफसरों को डेंगू हो चुका है। वहीं पीर बहोर के थाना रिजवान खान भी डेंगू की चपेट में है। पुलिस लाइन में तैनात कुछ जवानों को भी डेंगू का डंक लगा है। पहले कोरोना वायरस, अब डेंगू के डंक से पुलिस महकमा हलकान है। हाल ही में पुलिस लाइन के डीएसपी को भी कोरोना हो चुका था। डेंगू के मद्देनजर सभी थानों को सुरक्षित रहने के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। किसी भी जवान की तबीयत खराब होने पर उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह अफसरों ने दे दी है। बीमार जवानों की छुट्टी को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पटना के लगभग सभी थानों में कचरे का अंबार लगा है। सबसे ज्यादा कचरा मालखाना में रखे सामान और जब्त गाड़ियों के कारण है। इसमें मच्छर आसानी से पनप रहे हैं और इस कारण थाना में डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा हमेशा बना रह रहा है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विनय प्रसाद ने कहा कि सुबह के 6 बजे और शाम 3 बजे डेंगू मच्छर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव हमेशा होना चाहिए और मच्छरदानी का इस्तेमाल हमेशा करें। नारियल पानी पिएं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पानी की कमी से शरीर में न होने दें। क्या 20% तक बढ़ने वाला है मोबाइल बिल? जानेंगे आज इस वीडियो में कि क्या होने वाला है और इसके कारण और आप पर क्या होगा इसका असर। आपका मोबाइल बिल हर महीने अब महंगा हो सकता है। देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस जियो टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ा सकती है, उसके बाद एयरटेल और जियो भी टैरिफ प्लान महंगा कर सकती है। टैरिफ बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले हर महीने मोबाइल बिल पर 100 रुपए खर्च करते थे तो अब आपको 120 रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं। रिलायंस जियो के आने के बाद से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जियो आने से पहले तक देश में 9 प्राइवेट कंपनियां थीं, लेकिन अब सिर्फ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही बची है। जियो के आने से टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइस वॉर छिड़ गया है। नतीजा ये हुआ कि कंपनियों को अपने टैरिफ की कीमतें घटानी पड़ी। इससे उनके रेवेन्यू पर तो असर पड़ा ही, साथ ही एक यूजर से होने वाली कमाई भी कम हो गई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के मुताबिक जियो के आने से पहले जून 2016 में कंपनियां एक यूजर से एक महीने में औसतन 155 रुपए कमाती थी। इसमें 126 रुपए कॉलिंग और दूसरी सर्विस से, जबकि 29 रुपए इंटरनेट डेटा से कमाती थी। इसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU कहते हैं। जून 2020 में कंपनियों का औसत ARPU 90 रुपए तक पहुंच गया। वह भी इसलिए क्योंकि कंपनियों ने बीच में टैरिफ बढ़ा दिया था, वरना जून 2018 में कंपनियों को ARPU तो 69 रुपए हो गया था। अगले 48 घंटे में तेजी से बढ़ सकती है ठंड। बाइक से निकलने वाले और बुजुर्गों को रखना होगा ज्यादा ध्यान। मौसम का मिजाज बदल रहा है और आने वाले 48 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ठंड और बढ़ जाएगी। बदलते मौसमों में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे मौसम में सुबह और शाम के समय काफी सावधानी बरतनी होगी। बाइक चलाते समय भी कपड़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। ठंड और गर्म के कारण बच्चों में निमोनिया, बुजुर्गों में सांस लेने में तकलीफ और हृदय की समस्या हो सकती है। डॉक्टरों की सलाह है कि हर वर्ग के लोग बदलते मौसम में सेहत का खास ख्याल रखें। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में नमी के कारण आसमान में धुंध के साथ बादल रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हवाएं चलेंगी उस हिसाब से न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होगी। आने वाले 48 घंटे में तापमान गिरेगा, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का सिस्टम एक्टिव होगा तापमान फिर स्थिर हो जाएगा।
26 नवंबर से तापमान थोड़ा स्थिर होगा, जो दिसंबर में गिरेगा। छठ के बाद लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे चला रहा 80 ट्रेनें। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की पूर्व मध्य रेलवे में कुल 136 जुड़े ट्रेनों से देश के अलग अलग शहरों में जाने के लिए पर्व स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी गई है। दानापुर मंडल में पटना जंक्शन समेत अन्य स्टेशनों से कुल 40 जोड़ी से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें अलग अलग तिथियों में दिसंबर के पहले हफ्ते तक के लिए चलाई जाएंगी। रविवार से जंक्शन समेत सभी स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। पटना जंक्शन से पूर्व मध्य रेलवे कार्य क्षेत्र में चलाई जाने वाली 31 जोड़ी में से 16 जोड़ी ट्रेनें पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर व पाटलिपुर जंक्शन से चलेंगी। इन स्टेशनों से नई दिल्ली, जालंधर सिटी, मुंबई, इंदौर, रांची, हावड़ा, बाड़मेर, बेंगलुरु, जम्मू तवी समेत अन्य प्रमुख स्टेशनों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वही रेलवे की कुल 72 जोड़ी ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। इसमें से 20 जोड़ी ट्रेनें पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर व पाटलिपुर जंक्शन से खुलेंगी, यहां पहुंचेंगी और साथ ही आधा दर्जन पासिंग ट्रेनों का विकल्प भी पटना के यात्रियों के लिए मिल रहा है। पहले से चलाई जा रही स्पेशल व क्लोन स्पेशल ट्रेनों का विकल्प भी यात्रियों के पास है। पर्व स्पेशल ट्रेनें दैनिक, सप्ताह और वीकली हैं। पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें दैनिक, साप्ताहिक और वीकली हैं। खुलने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है और जंक्शन के आरक्षण के कारण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल व क्लोन स्पेशल ट्रेनों में 30 नवंबर तक के लिए सीटें नहीं हैं। जैसे पाटलिपुत्र से यशवंतपुर के लिए चलाई जा रही पर्व स्पेशल ट्रेन में 27 नवंबर को स्लीपर में 201 वेटिंग है। बिहार में कोरोना 24 घंटे में 85,000 सैंपल की जांच। राज्य में 278 कोरोना मरीज मिले। राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी नए संक्रमितों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। पिछले 24 घंटे में छठ के कारण दूसरे दिनों की तुलना में कम सैंपल की जांच हुई। 85,174 सैंपल की जांच में 278 नए संक्रमित मिले। शुक्रवार को 1,08,578 सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें 495 संक्रमित मिले थे। गुरुवार को 1,17,709 सैंपल की जांच में 794 नए संक्रमित मिले थे। संक्रमित कम या अधिक मिलने का प्रत्यक्ष असर राज्य की रिकवरी दर पर पड़ता है। शनिवार को राज्य की रिकवरी दर बढ़कर 97.12% हो गया था। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,30,247 हो गई है, जबकि 2,30,615 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अभी कुल एक्टिव केस 5,415 है। अब तक 1,216 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। भारती और उनके पति हर्ष को मुंबई कोर्ट ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ड्रग्स मामले में मुंबई की एक अदालत ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बांचिया को 4 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने कॉमेडियन और उनके पति से शनिवार को पूछताछ की थी, जिसके बाद भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। वही जांच एजेंसी ने हर्ष लिबाचिया को रविवार को गिरफ्तार किया। दोनों के घर से एनसीबी अधिकारियों ने गांजा बरामद किया था। भारती और हर्ष को गिरफ्तार करने के बाद एनसीबी ने दोनों को मुंबई की एक अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले जांच एजेंसी ने दोनों का मेडिकल भी करवाया था। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को एनसीबी ने बॉलीवुड जगत में कथित ड्रग्स सेवन की जांच के सिलसिले में भारती सिंह के घर और दफ्तर की तलाशी ली। इस दौरान उनके घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मुजफ्फरपुर में कैश वैन लूटने की कोशिश, सुरक्षा कर्मी को लगी गोली। जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आए दिन अपराधी बेखौफ होकर लूट और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सरैया थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक कैश वैन लूटने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में कैश वैन को सुरक्षित बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार सरैया थाना क्षेत्र के बखरा चौक पर अपराधियों ने कैश वैन लूटने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के तत्परता के कारण अपराधी ने अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वहीं अपराधियों की ओर से कई राउंड फायरिंग करने की बात सामने आ रही है।
गोली चलने के क्रम में एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगने की पुष्टि हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही सरैया थाना एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गए। पुलिस की मदद से घायल चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाके में छापेमारी चल रही है। वहीं एसएसपी जयकांत ने कैश वैन सुरक्षित होने की बात बताई। पिछले 24 घंटे में 45,000 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव केस, 501 लोगों की मौत। देश भर में अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना जांच एक दिन में 10,75,326 आईसीएमआर में है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी कि आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया कि 21 नवंबर को 10,75,326 लोगों की कोरोना जांच की गई। इसके अलावा देश भर में अब तक 13 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 10 दिन में 1 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई है और इस आंकड़े के सामने आने के बाद प्रतिदिन संक्रमित हो रहे लोगों का प्रतिशत भी सामने आया। इसके मुताबिक 21 नवंबर को संक्रमित होने की दर 4.34% रही। संक्रमित होने की दर में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 1 जून 2020 को 91,819 कोरोना संक्रमित लोग ठीक हुए थे और एक महीने बाद 30 जून को ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,34,822 तक पहुंच गई। इसके एक महीने बाद 31 जुलाई को 10,57,805 कोरोना संक्रमित लोगों के ठीक होने की रिपोर्ट सामने आई। इसके ठीक एक माह बाद यानी कि 31 अगस्त को 27,74,801 कोरोना संक्रमित ठीक हो गए। 30 सितंबर 2020 को मिले आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमित 51,87,825 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, जबकि 22 नवंबर के पूर्वाह्न 8 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 85,21,617 तक पहुंच चुकी है। ड्रैगन की किसी भी हिमाकत से बचने के लिए भारत ने की तैयारी। लद्दाख में बनाई गई सुरंगें। पूर्वी लद्दाख में महीनों से चल रहे तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए भारत चीन लगातार बैठक कर रहे हैं, तो वही चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने से पीछे नहीं हट रही है। हाल ही में लद्दाख में झड़प के दौरान चीनी मीडिया ने माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल की फर्जी कहानी गढ़ी थी। चीन के इतिहास को देखते हुए भारतीय सेना अभी भी कोई कोताही नहीं बरत रही है और पूर्वी लद्दाख के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को बहुत ध्यान से देख रही है। चीन के किसी भी संभावित घुसपैठ से बचने के लिए भारतीय सेना ने सुरंग बनाई है। 29 से 30 अगस्त को भारतीय सेना के जवान ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि एसएफएफ के साथ मिलकर एलओसी पर पैगोंग त्सो की दक्षिण पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। चीन की इन तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए जवानों ने ऊंचाइयों पर तैनात हो गए थे। वहीं जब चीनी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल की फर्जी कहानी बनाई तो उसे फौरन ही भारतीय सेना ने फेक न्यूज करार दिया। शपथ ग्रहण समारोह। बिहार विधानसभा परिषद के नए सदस्यों ने ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद और 23 नवंबर से शुरू होगा सत्र। विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों को रविवार की दोपहर 12:30 बजे शपथ दिलाई गई। विधान परिषद कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नए सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और जीतन राम मांझी समेत अनेक नेता मौजूद रहे। शपथ समारोह के दौरान न तो हॉल में न ही मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई। स्नातक और शिक्षक कोटे से चुने गए आप सभी सदस्य शपथ के बाद ही सदन के संयुक्त अभिभाषण में उपस्थित हो सकते हैं। नए सदस्यों में जदयू, भाजपा और माकपा के 2-2 जीत कर आए हैं, जबकि एक कांग्रेस और एक निर्दलीय की भी जीत हुई है। जदयू से जीतने वाले में देवेश चंद्र ठाकुर और पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं, जबकि भाजपा की ओर से प्रोफेसर नवल किशोर यादव और डॉक्टर के यादव ने जीत की है। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं। वही लेफ्ट पार्टी के केदारनाथ पांडे और प्रोफेसर संजय कुमार सिंह विधान परिषद पहुंचे। 8 सदस्यों के चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी की भी जीत हुई। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सर्वेश कुमार विजयी हुए हैं। मुंह दिखाई की कमाई। गुजरात में मास्क न पहनने वालों से 5 महीने में 78 करोड़ वसूले। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साल भर की कमाई से ज्यादा है। अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू है। बड़ोदरा, राजकोट और सूरत में 2 दिन का नाइट कर्फ्यू है। और हालांकि राज्य में 15 जून से मास्क लगाए बगैर घूमने वाले लोगों पर चालान किया जा रहा है।
अब तक 26 लाख लोगों से 78 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। यह रकम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साल भर की कमाई से ज्यादा है। गुजरात के केवड़िया में 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण हुआ था। इसके बाद साल भर यानी कि 31 अक्टूबर 2019 तक पर्यटकों से 63.50 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। गुजरात में सरकार और पुलिस प्रशासन की लगातार हिदायत के बावजूद लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहन रहे हैं। अहमदाबाद शहर में ही हर मिनट 120 से ज्यादा लोग मास्क नहीं पहनने की वजह से जुर्माना भरते हैं। लोग मास्क पहने, इसके लिए अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन ने जुर्माने की राशि बढ़ाने की अपील की थी। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार ने नागरिकों को सस्ते मास्क मुहैया कराएं। अमूल के मिल्क पार्लर में 5 मास्क का पैकेट 10 रुपए में उपलब्ध है। इसके बावजूद लोग 2 रुपए का मास्क पहनने को तैयार नहीं हैं। मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना होता है। मोडाना वैक्सीन के एक डोज की कीमत 1800 रुपए से 2700 रुपए के बीच होगी। यूएस में फिर 2 लाख केस। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शुक्रवार को 5 करोड़ 84 लाख के पार हो गया है। 4 करोड़ 86 लाख लोग ज्यादा से ठीक हो चुके हैं और अब तक 13,86,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा worldometer.info.कोरोना वायरस के मुताबिक है और मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी ने पहली बार अपनी वैक्सीन की कीमत के बारे में जानकारी दी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खतरा का ढंग से फैला रहा है। दूसरी तरफ इटली में भी संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। मॉडर्ना वैक्सीन के एक डोज की कीमत $25 से $37, करीब 1800 से 2700 रुपए के बीच होगी। कीमत इस बात पर निर्भर होगी कि कितना ऑर्डर मिल रहा है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन बेसेल ने इस बात की जानकारी दी। 16 नवंबर को यूरोपीय कमीशन के एक अफसर ने कहा था कि हमने मॉडर्ना की लाखों डोज के लिए कंपनी से डील की है। एक डोज की कीमत $25 से कम होगी। इस पर बेसेल ने कहा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है। हाँ, इसकी तैयारी जरूर है। हम यूरोपीय में वैक्सीन भेजना चाहते हैं और इसके लिए बातचीत जारी है। हाल ही में मॉडर्ना ने कहा था कि टेस्टिंग में उनकी वैक्सीन 94.5% कामयाब रही। हाईटेक होगा कोरोना वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीन लगवाने वाले का आधार लिंक होगा और सबको कोविन ऐप डाउनलोड करना होगा। दुनिया की नजर कोरोना की प्रभावी वैक्सीन पर टिकी है। यूं तो दुनिया कुल 73 वैक्सीन अलग अलग चरणों में है, जिनमें 6 इमरजेंसी यूज शुरू हो गया है, पर इनमें 5 प्रमुख हैं। वैक्सीन के बाजार में इस साल दिसंबर से अप्रैल तक आने की संभावना है। भारत में कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार कोविन ऐप का सहारा लेगी। टीकाकरण की लिस्ट में शामिल कर हर व्यक्ति को उसके आधार से लिंक किया जाएगा ताकि डुप्लीकेसी न हो। जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार जुलाई 2021 तक प्राथमिकता के आधार पर 25 से 30 करोड़ भारतीयों को टीका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की बैठक में वैक्सीन आने से पहले किसी कंपनी से उसे खरीदने के लिए समझौता करने के तरीके पर बात हुई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दवा कंपनियां करीब 530 करोड़ डोज बनाएंगी। इनमें से 270 करोड़ यानी कि करीब 51% अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को मिलेगा। पीएम मोदी ने विंध्यवासियों को दी पेयजल परियोजना की सौगात, कहा साफ पानी मासूम बच्चों का सुधारेगा स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेयजल संकट से जूझ रहे सोनभद्र व मिर्जापुर के लोगों को 5,555 करोड़ की 23 ग्रामीण पेयजल परियोजना की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन 23 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस खास मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सोनभद्र में मौजूद रहे। सरकार की इस योजना से 41 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।